न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। एक महत्वपूर्ण कंटेंट, एक महत्वपूर्ण समागम लेकर आज मैं मुखातिब हूँ। आंतरिक संरचना आप देख पा रहे हैं आपकी पृथ्वी की, पार्ट 2 एपिसोड है ये। इसका पहला एपिसोड आशा करते हैं, विश्वास है हमें आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो क्रमबद्ध तरीका अपना लीजिए, क्रमबद्ध तरीका अपना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आप सारी चीज़ें जान पाएंगे। मैंने आपसे हमेशा ये कहा, हमेशा ये प्रयास हमारा रहा कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत भागे ना, सिलेबस के चक्कर में अपने आप को बांध ना लीजिए। अगर जियोग्राफी पूछी जा रही है तो रामबाण इलाज देते हैं, अगर जियोग्राफी पूछी जा रही है तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आते हैं। अगर जियोग्राफी आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछी जा रही है जिसकी तैयारी के लिए आप प्रतिबद्ध हैं तो हम तैयार हैं आपके लिए। ये कमजोर टॉपिकें नहीं होंगी। आइए जुड़ते हैं आंतरिक संरचना पृथ्वी पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है, आशा विश्वास के साथ कि आप पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। वाकई में जहां हम पृथ्वी की संरचना पढ़ रहे थे, जहां हमने इसका पहला एपिसोड देखा है, जहां हमने ये जाना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, सच में यहाँ कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल एक काल्पनिक धारणाएं हैं जहां हम छोटी मोटी बातों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस धरा, जिस वसुंधरा पर हम रह रहे हैं इसके अंदर क्या है। हकीकत में वैज्ञानिक आज तक विफल रहे तो इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके विफल होने का कारण ये है, बहुत एक नॉर्मल वेग पे समझिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, पूरा व्यास आप डबल कर सकते हैं। इतने किलोमीटर की गहराई पे भला हम मनुष्य कैसे जा सकते हैं, इस धरातल के अंदर कैसे जा सकते हैं, जबकि हमें बताया जा चुका है कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अंदर जा रहे हो, धरातल आपके ऊपर छूटता जा रहा है तो ये दबाव बनाता जाएगा ना, तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे दबाव यानी प्रेशर बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा ताप बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा। सारी बातें क्लियर हैं? ये सारी चीज़ें पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर ऐसा काम हो रहा है। ये सारा काम अनवरत चलेगा, होगा भी। बढ़ रहा है दाब, बढ़ रहा है ताप, घनत्व जो कि जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, यानी हर वो चीज़ें गहराई पर जाने पर बढ़ रही हैं। वृद्धि दर, जहां तापमान की बात पिछले एपिसोड में आपने देख लिया है कि मैंने कहा तापमान के वृद्धि दर में कमी आएगी, लेकिन तापमान की वृद्धि होगी। वृद्धि दर अलग बात है और वृद्धि में कमी अलग बात है, इसके लिए आप पिछला एपिसोड जरूर देखें। ध्यान दीजिए अब आप, तो जहां हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अब अलग अलग प्रारूपों में समझने वाले हैं, अलग अलग तरीकों में जानने वाले हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है आपके लिए। अद्भुत का मतलब ये कह सकता हूं कि जहां हम अपने अगर नज़रिए से देखें तो हमें कहीं पर्वत नज़र आते हैं, हमें कहीं पठार नज़र आते हैं, हमें कहीं दूर दूर तक जल ही जल नज़र आते हैं। हमने अपने जीवन काल में जो अनुभव किया है, कहीं धरातल बहुत ऊपर है, कहीं धरातल बहुत नीचे है। ये जो हमारा अनुभव था, इसी अनुभव ने हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास कर दिया। एक को कह देंगे महासागरीय भाग, एक को कह देंगे महाद्वीपीय भाग। जो महासागरीय भाग होगा उसके ऊपर जल होगा, उसके नीचे दाब ज्यादा होगा, अतएव वहां कठोर कठोर चट्टानें होंगी। जहां महाद्वीपीय भाग होगा, जहां धरातल से ही शुरुआत होगी, जहां हम रह रहे हैं, इसका मतलब वह हिस्सा उसकी अपेक्षाकृत कम कठोर होगा। एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न कैसे कर लिया और आप बिल्कुल उत्तर गलत देके चले आए, और यह भी पता नहीं कैसे कर दिया आपने। आप जरा सोचो, आपके जीवन से उन्होंने प्रश्न उठाया है, आपकी जिंदगी से ही उन्होंने प्रश्न चुराया है और आप गलत करके चले आए। उन्होंने कह दिया कि महासागरीय धरातल पर दाब ज़्यादा होता है कि महाद्वीपीय पर, तो आप कहोगे सारी तो यहीं तो ज़्यादा दाब होना चाहिए। गलत बात है, महासागरीय जो धरातल होगा वहाँ दाब ज़्यादा होगा। तो दाब ताप का चक्कर बनाए रखिएगा, इसी चक्कर, इसी अभिप्राय में ये सारी बातें आपके सामने चल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बात समझ चुके हैं। वो मैंने इंगित नहीं किया, भले ही
लेकिन आप ये चीज़ जान चुके हैं, गहराई में जाओगे दाब बढ़ा पाओगे, गहराई में जाओगे ताप बढ़ा पाओगे, गहराई में जाओगे घनत्व बढ़ा पाओगे। ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। इसके आधार पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें आ जाएंगी। अच्छा देखना, कुछ बात यहीं से जोड़े रखे हैं हम आपको। एक है एंड्रेसाइट, एंड्रेसाइट नाम की चट्टान, एक है ग्रेनाइट नाम की चट्टान, एक आप पढ़ेंगे बेसाल्ट, एक आप पढ़ेंगे ग्रेवो। जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी खंड शिक्षा अधिकारी का जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्हें पता है इन चट्टानों के बारे में, और नहीं पता है तो उनका प्रश्न गलत हुआ रहा होगा। इसका मतलब मेरा कहना है ये जो बात कर रहा हूँ स्तरीय है, ये जो बात आपके सामने रख रहा हूँ महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, एंड्रेसाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, कितने खतरनाक नाम नजर आते हैं ना। ऐसा लगता पता नहीं क्या पूछ रहा है और पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं हमारे अध्यापक जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सोच करके ऐसे नामों से हम डर जाते हैं। हकीकत देखना जरा, एंथ्रेसाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ये वो चट्टानें हैं जो आपके बचपन को याद करा सकती हैं। अगर आपने सामान्य बचपन गुजारा है, आपने भी मिट्टी से कंकड़ निकाला है, आपने भी रेत से पत्थर निकाला है, ये वही पत्थर है, ये वही कंकड़ है जिन्हें आप भूल गए हैं। ये वही बचपन की यादें हैं जिन्हें कभी आपने अपने हाथों में संजोया था, जिनके माध्यम से आपने बहुत सारे खेल खेले थे। ये वही चट्टानें हैं। जो ग्रेनाइट है ये चमक रही थी, जो एंथ्रेसाइट है ये थोड़ी सी भूरी थी, और जो बेसाल्ट है ये बिल्कुल कठोर थी, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, और जो ग्रेवो है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा था। देखना जरा, मैं बात करने वाला हूँ, अगर इस तरीके की बात, इस तरीके का अभिप्राय रख दिया जाए कि किसका घनत्व सबसे कम है इनमें, तो ग्रेनाइट का घनत्व सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा एंथ्रेसाइट का है, फिर इसके बाद बेसाल्ट का है, और सबसे ज़्यादा किसका है, ग्रेवो का। मैं चाहता तो ग्रेनाइट को ऊपर लिखा होता तो आपका समीकरण बन सकता था, बहरहाल आप ऐसे समझ लो, ग्रेनाइट मैंने 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका घनत्व काफ़ी कम होगा। ग्रेनाइट से ज़्यादा एंथ्रेसाइट का होगा, एंथ्रेसाइट से ज़्यादा बेसाल्ट का, बेसाल्ट से ज़्यादा ग्रेवो का। पहचान मैंने आपको थोड़े थोड़े लहजों में बताने का प्रयास किया है। ग्रेनाइट वही है जो चमक रहा था, जिसने कई रंग बिरंगे पत्थर अपने हाथों में उठा रखे थे, वो थी ग्रेनाइट। इन लोगों ने मिलकर के हमारे पृथ्वी की अलग अलग संरचना, अलग अलग प्रकार से अभिप्राय, अलग अलग दृष्टिकोण में हमारे सामने आने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में मैं आपको पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ये चीज़ें तो कॉमन थी, अब जरा ध्यान दें। हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे फिगर की, और ये फिगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और मेरा मानना है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। ध्यान दीजिए, बहरहाल आप अपनी नोटबुक पर बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा, मैंने इसे थोड़ा सा रफली बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये जो काम हो रहा है, यहाँ से आपका बड़ा नाम होने वाला है जीरो। जीरो का मतलब पृथ्वी की सतह, 0 किलोमीटर, यानी जहाँ से शुरुआत होगी 0 किलोमीटर से लगाकर 35 किलोमीटर तक, यानी ये आपका औसत मान माना जाएगा, औसत दर्जा दिया जाएगा। इसे हम भूपर्टी कहेंगे। हर वो प्रश्न जानिए, भूपर्टी किसे कहते हैं? भूपर्टी हम अपने सामान्य जीवन में जिस भी चीज़ को पर्टी कहते हैं ना, वो काफ़ी पतली होती है। भूपर्टी पृथ्वी की दृष्टिकोण में, भले ही 35 किलोमीटर का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी की दृष्टिकोण में मात्र एक लाइन बराबर यह संरचना है। जिस पृथ्वी का व्यास आप खुद ही देख लो 12,800 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ 35 किलोमीटर कितने के बराबर होगा? बहुत ही मामूली बात होगी ये 35 किलोमीटर। तो 0 से लगाकर 35 किलोमीटर, इसे हम भूपर्टी का नाम देते हैं, इसे हम भूपर्टी कहते हैं। ये वही धरातल है जहाँ हमारा जीवन है, तो भूपर्टी हो गया। तो 0 से 35 किलोमीटर, ये मैंने आपको एक आंकड़ा देने का प्रयास किया। अब जरा ध्यान देना, माना क्या जाता है कि 0 से लगा करके 100 किलोमीटर तक, 0 से लगाकर 100 किलोमीटर तक का जो मामला है, जो हिस्सा है, वो है ये, उसे हम भूपर्टी कहेंगे, उसे हम क्रस्ट कहेंगे।
0 से 100 किलोमीटर का ये जो दायरा है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। आप कहोगे सर अभी आपने 35 किलोमीटर बता दिया, फिर आप 100 के आसपास चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसे औसत मान बताया था 0 से 35 किलोमीटर। अब ये 100 किलोमीटर तक जाने का जो भी आंकड़ा है, कोई चीज़ मिस ना करो आप। ये 100 किलोमीटर जाने का आंकड़ा समझ रहे हैं क्या है? कहीं धरातल नीचे है और कहीं आप पर्वत की ऊंचाई से उसकी माप करेंगे तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका अभिप्राय ये हुआ कि धरातल की बनावट के अनुसार ये ऊंचाइयाँ, ये गहराइयाँ घटती और बढ़ती जाती हैं। अतएव हमारे भूगोलवेत्ता, हमारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं एक क्यों ना आंकड़ा मान लूं कि लगभग 100 किलोमीटर, ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर की एक महत्वपूर्ण दायरे को हम क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? मान या लेते हैं कि हम इसे क्रस्ट कह लेंगे, हम इसे भूपट्टी कह लेंगे। संतुष्ट होकर के ही काम करिएगा। ध्यान देना, ये जो हिस्सा था, ये जो पूरी बात हमने की है, ये पूरा मामला भूपट्टी का था, ये पूरा हिस्सा भूपट्टी का था। अब ध्यान दीजिए, इसी भूपट्टी के बाद, ये मैं थोड़ा सा मोटा इसे कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझने में ये चीज़ आसान हो जाएगी। इसी भूपट्टी के बाद आप जब यहाँ तक लगभग पहुँच जाएंगे, ये मान के चलें यहाँ तक का मामला, ये कहलाएगा मेंटल, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं। मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं तो पागल समझ लीजिए आप। मेंटल, ये चीज़, ये इतना हिस्सा मेंटल कहलाएगा। यहाँ पकड़ना क्या है हम लोगों को? ध्यान दीजिए, जब 100 के बाद जा रहे हो ना आप, अब आप 100 के नीचे चल रहे हो, तो 100 के नीचे यहाँ मुझे ये मान के कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2900 किलोमीटर, 100 से लगाकर 2900 किलोमीटर तक का ये दायरा मेंटल कहलाएगा। अद्भुत प्रश्न बताऊंगा, अद्भुत, ध्यान देना। इसी 100 से एक और डाट बनाइए 100 का, मान लो ये एक और 100 मिला, यानी 100 से यहाँ, तो आप लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पहुंच रहे हैं। ये जो हिस्सा है, ये, इसे ही एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, यानी ये अवस्था द्रव अवस्था में होता है। यहाँ ज़्यादातर हिस्सा द्रव अवस्था वाला मिल जाएगा, यानी जलीय हिस्सा मिल जाएगा। एस्थेनोस्फीयर कहेंगे, द्रव अवस्था वाला क्षेत्र कहेंगे। इसीलिए इस पूरे दायरे को, यानी इतना पूरा मिला करके आपका स्थल मंडल बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी एग्जामिनर पूछे स्थल मंडल, तो कभी गलती से क्रस्ट को ही मत कह देना। क्रस्ट यानी भूपट्टी से ज्यादा हिस्सा हमारे स्थल मंडल में आता है। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था। डर तो नहीं रहे हैं आप? आसान बातें हैं, सहज बातें हैं, भूगोल से भागना नहीं है हमें। ध्यान देना, मैंने आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंटें बताने का प्रयास किया। एक तो कहा जहां हम हैं यार, ये 0 है, थोड़ा सा अंदर जाओ, 35 किलोमीटर का एक औसत मान लिया जाता है कितना हिस्सा भूपट्टी का होता है। भूपट्टी जबकि कहीं बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, कहीं बहुत ही ज़्यादा निचाई पर है या नीचे है कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे एक औसत दर्जा दिया कि आप चलो 100 किलोमीटर के आसपास तक मैं आपको महत्व दे देता हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपने दे दिया, मैंने मान लिया। तो ये 100 किलोमीटर का आसपास का जो दायरा बना, और ये यहाँ बताया गया कि क्या ये स्थल मंडल है? क्या इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जो भूपट्टी का दूसरा जो भाग है, जिसे आप मेटल कह रहे हैं, ये बनावट के आधार पर संरचना प्रदर्शित की जा रही है। इसी जो हमने अभी आपको यहाँ बताने का प्रयास किया था, वो ठीक वही बात मैं कह रहा हूँ। तो जब हम उसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं, 200 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचते हैं, तो वहाँ तक का जो द्रवीय हिस्सा है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव विकिरण के कारण बना हुआ है। कभी भी एग्जामिनर पूछ ले एस्थेनोस्फीयर द्रव अवस्था में क्यों, कह दीजिए रेडियो एक्टिव के कारण है। तो अगर मान के चलें ऐसा हुआ भी है, तो ये जो अवस्था है, ये जो पूरी लाइन है, यहाँ तक का जो मामला है, हम इसे स्थल मंडल के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दें, 2900 किलोमीटर हो गया, और ये जो तीसरा पार्ट है, एक पार्ट तो ये मेरे दोस्तों, दूसरा पार्ट तो यहाँ से लगाकर 2900 तक, और 2900 से लगा करके 6371 किलोमीटर, जो कि ये मात्र पृथ्वी की त्रिज्या की बात है। ठीक पृथ्वी पूरी करने के लिए आपको पुनः यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात समझिए,
तो जहां हम अभी इस पर चर्चा बनाए हुए हैं, जहां इस महत्वपूर्ण बात को अभी शेयर कर रहे हैं आपके सामने, इस पर ध्यान दें। इन्होंने क्या किया, और भी सहजता के लिए, और भी आसानी के लिए, जैसे जरूरी नहीं है कि 100 किलोमीटर तक मामला एक जैसा हो, जबकि आपको पता है 32 मीटर पर तापमान बढ़ जाता है, हर किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर बढ़ जाता है। इसका मतलब बहुत कठिन मामला है। तो यहाँ इस चीज को समझने के लिए उन लोगों ने क्या किया, हर प्रत के 2-2 पार्ट बना दिए, कुछ इस तरीके से कि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने कहा, उनका मानना था कि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन प्रतों को थोड़ा सा मोटा बना लो जिससे आप समझ सकें। ध्यान दीजिए, अब जिस मेटल की बात कर रहा हूं, इतने को कह दिया गया अपर मेटल, इतने को, इसको कह दिया गया लोअर मेटल, इसको कह दिया गया आउटर कोर, इसको कह दिया गया इनर कोर। कोई दिक्कत? यानी ये पूरा हिस्सा इतना लगा करके कोर के नाम से जाना जाएगा, ये इतना पूरा हिस्सा यहां से लगा करके मेटल के नाम से जाना जाएगा। खास बात, विशेष बात क्या रही, मेटल का जो 100 किलोमीटर का हिस्सा है वो हमारे स्थल मंडल के अभिप्राय में शामिल है। इतनी बात महत्वपूर्ण थी। अब ध्यान दें, अब होता क्या है कि मान के चलो ये दो चीजें आपस में जोड़ी जाएं तो बीच में कुछ तो अंतर मिलेगा। वो जो अंतर मिलेगा उसे असंबद्धता कह देंगे। असंबद्धता, असंबद्धता का मतलब दो विशेष अंतर को, दो विशेष अलग अलग जगहों के होने वाले अभिप्राय को असंबद्धता के नाम से जाना जाएगा। इसी असंबद्धता को एग्जामिनर ने बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछ लिया है। असंबद्धता, इस बात को ध्यान रखना, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये जो हमारा कोर वाला हिस्सा है, कोर वाला यानी भूपट्टी, सॉरी भूपट्टी वाला हिस्सा है, इसके भी 2 पार्ट बनाए गए, इसके भी 2 पार्ट बनाए गए, इसके भी 2 पार्ट बनाए गए, इसके भी 2 पार्ट बनाए गए। ध्यान देना, इस हिस्से में और इस हिस्से में अंतर होगा, इसलिए इस बीच वाली लाइन को एक काल्पनिक लाइन मान करके इसे एक अलग असंबद्धता कह दिया गया। इनके और इनके बीच में अंतर होगा, इसलिए इसे एक अलग असंबद्धता कह दिया गया। इसके, इस परत के और इस परत के बीच में एक अलग अंतर होगा, इसलिए इसे अलग असंबद्धता कह दिया गया। समझ गए ना आप? इस तरीके की बात होने वाली है। अब ध्यान देना, मैं ये कहने वाला हूं, कोई मोह रहा पर गिला नहीं, कोई मोह रहा पर गिला नहीं, कोई मोह रहा पर गिला नहीं। याद हुआ? ये लाइन तो आप पकड़ ले गए होंगे, क्योंकि आप ऐसी लाइनों के जादूगर हैं, क्योंकि आप ऐसी लाइनों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मैं ऐसी लाइन इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे। कोई मोह रहा पर गिला नहीं, याद रखिएगा। तो मैं इस लाइन के माध्यम से ये लिखना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जान सकें। देखना जरा, हमने बोला है कोई मोह रहा पर गिला नहीं, कोई मोह रहा पर गिला नहीं। ये एक छोटी सी ट्रिक आपके असंबद्धताओं को याद करने के लिए, आपकी जो असंबद्धता है उसे पहचानने के लिए, याद करने के लिए, पर और नहीं का कोई इसमें लेना देना नहीं है। इतनी बात आपके दिमाग में कंठस्थ हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप मनोवेग से सुन रहे हैं तो मैं आपको याद कराने के लिए और मजबूर कर दूंगा, और मुझे लगता है कि आप याद भी कर जाएंगे। ध्यान देना, क्लास आपकी रोचक हो रही है। अब कोई का मतलब है कोनार्ड, असंबद्धताओं की बात कर रहा हूं भाई, असंबद्धता, ये सारी पृथ्वी पर होने वाली असंबद्धता है। इसे हम कहेंगे मोहो, मोहो असंबद्धता। रा से हो जाएगा रैपिटी असंबद्धता, और गी से हो जाएगा, गी से है आपका गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, और ला से हो जाएगा लेहमान। ठीक है, ये जो क्रम है, अब क्रम से देखना कितनी असंबद्धताएं पृथ्वी पर बन रही हैं। एक तो ये बन रही है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी कहाँ मिली? ये वाली मिली, 2 पॉइंट। तीसरी कहाँ मिली? ये मिली। चौथी ये मिलेगी, 5वीं ये मिलेगी। कुल मिला के कितनी असंबद्धताएं मिली हैं आपको? 5। एक तो मिल गई भूपट्टी के बीच में, एक तो मिल गई अपर मेटल और भूपट्टी के बीच में। ऐसे पूछेगा एग्जामिनर, अपर मेटल और यहां क्रस्ट के बीच, जब एग्जामिनर ये पूछेगा कि
अपर मेटल और लोअर मेटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो आप नंबर 3 टिक करें, रैपिडली टिक करें। कुछ इस तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम में आपसे मुखातिब होंगे, वो अलग अलग असंबद्धताओं को बार बार पूछ चुके हैं और बार बार पूछते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी है आपके लिए, ये बात आप ध्यान रखें और जाने रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से की बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आगे बात ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जामिनर ने और की हैं जिसे हम यही इंगित कर देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने घनत्व तो पूछा है कई बार, तो अभी हमने बात की शुरुआत में ही कि घनत्व तो बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, इस पर तो चर्चा मैं कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ बात इतना ध्यान देना, अगर पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाएगा आपसे, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो आप 5.5 इतना बताइएगा, इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब करके। क्लियर है? 5.5 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऊपर यानी ऊपरी परत का घनत्व अलग अलग करके, ऊपरी परत का तो आप 3 बताइएगा, मध्य परत का यानी मेटल वाले हिस्से का तो आप 5 बताइएगा, कोर यानी लास्ट वाले हिस्से का अगर आपसे बात की जाए तो 11 से लगाकर 13.5 तक इसका औसत घनत्व हो सकता है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर के घन में इतना घनत्व होगा। किसी भी एक जगह से पृथ्वी का इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा उठा लोगे तो। क्लियर है बात? तो ये मान के चलूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं और आप विश्वास के साथ इस बातों को जान भी चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां हम लोग पृथ्वी की परतों को जान चुके, भूपटल की बात कर चुके, मेटल की बात कर चुके, कोर की बात कर चुके, उसके अलग अलग होने वाली महत्वपूर्ण असंबद्धताओं को जान चुके, पृथ्वी के घनत्व को बराबर जान चुके। अब जरा ध्यान देना, पृथ्वी को कुछ पदार्थों के आधार पर इस तरीके से बांट दिया जाता है जिसके भी 3 प्रकार हैं। रासायनिक पदार्थ जिसे कह सकते हैं, इनके आधार पर पृथ्वी की संरचना को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे इस तरीके की अगर एक महत्वपूर्ण संरचना मैं आपके सामने बनाऊं, इस तरीके की बात करूं और ऐसे कर दूं, तो ये जो हिस्सा है इसे कहा गया सियाल। यहां से भी प्रश्न खूब दौड़े एग्जाम में। इसे कहा गया सीमा और इसे कहा गया निफे। देखना, ये भी एक ट्रिक है, सच पूछो तो ये भी एक ट्रिक है। सियाल, सीमा, निफे, ये अलग अलग पदार्थों की बहुलता को देखते हुए पृथ्वी की अलग अलग संरचना बना दी गई। जैसे जिस जगह जो चीज़ ज़्यादा मिल गई, जिस चीज़ की प्रचुरता जहाँ ज़्यादा हुई, जहाँ ज़्यादा मिली, उसके आधार पर सियाल, सीमा, निफे अलग अलग प्रकार की संरचना का जन्म हुआ। या इस तरीके से कह दें कि वैज्ञानिकों ने अपना दृष्टिकोण इस तरफ झुकाया और इस तरीके की बातों को हमारे सामने इंगित करने का प्रयास किया। सियाल जो कि सबसे ऊपरी परत है, जो कि ध्यान देना कभी पूछा जाए तो परतदार चट्टानों के नीचे है। परतदार चट्टानों के नीचे क्या मिलेगा? बहुत बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। परतदार चट्टान होते हैं जो कि सियाल के हिस्से हैं, जिसमें आपको मिलेगा सिलिका तथा एल से क्या होगा? एल्यूमिनियम। मैंने कहा ना ये ट्रिक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो जब भी पूछे एग्जामिनर कि सियाल वाले परत में किसकी अधिकता है, कह दो कोई बात नहीं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है। बहुत ही सिंपल बात आप कर रहे हो, सिंपल तरीके से बता दिया हमने। और एक बात बताना, अगर चट्टानों की बात आए, सियाल में किस प्रकार की चट्टानें हैं या कौन सी चट्टानें हैं, तो बताइएगा ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं ये। क्लियर? तो सियाल से 2 बातें याद रखने की बात जरूरत है, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम वाले हिस्से को, तथा इसकी चट्टानी नाम को, ग्रेनाइट चट्टानें, जिसको आपने बचपन में रंग बिरंगे अवस्था में देखा, मैंने जिस पर अभी इसके ठीक पहले चर्चा प्रस्तुत की। आगे देखिएगा, हम दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को आप टच करते हैं, जिसे हम सीमा कहने वाले हैं। सीमा वाकई में ये वाली परत, इसका भी वही नाम है। सीमा का मतलब सिलिका और मा का मतलब मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की यहाँ प्रचुरता मिलेगी। और ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट। क्या मैंने बेसाल्ट का नाम लिया था? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ग्रेनाइट से कहीं ज़्यादा इसका क्या होता है? घनत्व होता है, यानी ये और भी ज़्यादा कठोर अवस्था में होता है। ये बेसाल्ट हो गया। बेसाल्ट के बाद जहाँ हम निफे की बात करेंगे, निफे यानी निकेल और फेरस यानी लोहा। ये बात ध्यान दें, यानी निफे यानी निकेल यानी फेरस यानी लोहा। समस्या खत्म। समस्या
से निजात पा चुके होंगे। बहुत ही अलग तरीके का एक सहज नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा।